हेलो बच्चों, आज की कक्षा में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज हम लोग भारत की खोज का पाठ 9 पढ़ेंगे। उसके पूर्व में पढ़े हुए अंश की पुनरावृत्ति पहले करवा देती हूँ। सर्वप्रथम ये बताती हूँ कि उस समय जो दो पृष्ठभूमियाँ पाठ का नाम है, वे दो पृष्ठभूमियाँ कौन कौन सी थी? भारतीय और अंग्रेजी, ये दो पृष्ठभूमियाँ थी, भारतीय और अंग्रेजी। जब 1942 में विद्रोह हुआ, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जब विद्रोह हुआ, उस समय ये विद्रोह जो है ये अचानक का विद्रोह नहीं था। इसकी पहले से इसके लिए लोगों ने तैयारी की थी और लोग जो है ब्रिटिश सरकार की जो दमन नीति थी उससे परेशान हो गए थे। उससे परेशान होकर उन लोगों के अंदर ब्रिटिश सरकार के जो कानून है उस कानून के प्रति उनके मन में एक नफ़रत सी पैदा हो गई थी। अब उन्होंने अपने मन में निश्चय कर लिया कि चाहे कुछ भी हो, वे इस शासन को हटा के ही छोड़ेंगे। और फिर 1942 में भारत छोड़ो का प्रस्ताव रखा गया। उसके बाद जो है देश भर में गिरफ्तारियां हुई और उस समय जो है इसके पहले कभी इतने बड़े रूप में कभी विरोध नहीं हुआ ब्रिटिश सरकार का। अंग्रेजी शासन में यहाँ की जनता जो है बहुत दीनहीन हालत में रह रही थी। इन परेशानियों के बीच सबसे ज़्यादा परेशानी एक और आ गई, अकाल की। अकाल ने उनकी जो है कमर तोड़कर रख दी। इस अकाल का प्रभाव भारत और बंगाल और दक्षिणी भारत पर विशेष रूप से पड़ा। पिछले 170 वर्षों में यह सबसे बड़ा और विनाशकारी था। इसकी तुलना 1966 ईस्वी से 1870 के मध्य बंगाल और बिहार में उन भयंकर अकालों से की जा सकती है जो अंग्रेजी शासन की स्थापना के शुरुआती दौर थे। कोलकाता की सड़कों पर लाशें बिछी हुई थी। अमीर वर्ग के लोगों में विलासिता दिखाई पड़ रही थी और भारत की जनता भूखमरी के कगार पर खड़ी थी। भारत की इस दुर्दशा को देखकर विद्वान भारत के भविष्य को लेकर सोचते थे कि अंग्रेज़ों के जाने के बाद भारत का जो स्वरूप है वह कैसा होगा, क्योंकि भारत की दुर्गति का कोई अंत उन्हें दिखाई ही नहीं दे रहा था। भारत के सजीव सामर्थ्य के बारे में अब हम पढ़ेंगे कि अकाल और युद्ध के बाद प्रकृति अपना कायाकल्प करती है, ये तो जाहिर सी बात है। इस संबंध में नेहरू जी का कहना है कि अकाल और युद्ध के बाद प्रकृति अपना कायाकल्प कर लेती है, यानी उसमें परिवर्तन आ जाता है। उदाहरण के तौर पर जिस बंजर युद्ध भूमि में कल लड़ाई हुई थी उसी स्थान पर आज उसमें फूलों और हरे भरे घास दिखाई पड़ते हैं। मनुष्य के पास स्मृति का विलक्षण गुण होता है। यह कहानियों और यादों के सहारे अतीत के विवरण करता है। इसी गुण के आधार पर वह अपना भीषणतम समय भूलकर आगे बढ़ता है। आज जो बीते हुए कल की संतान है, खुद अपनी जगह संतान आने वाली कल को दे जाता है। कमज़ोर आत्मा वाले समर्पण कर देते हैं और वे हटा दिए जाते हैं। बाकी बचे बहादुर लोग देश का नेतृत्व करते हैं। आने वाले हिम्मत के साथ जीवन पथ पर आगे बढ़ते जाते हैं। यही संसार का नियम है। अब हम आगे का अंश पढ़ते हैं। जो पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं उसके आगे का अंश अब हम पढ़ेंगे। जब यह सब घटित हो रहा था और कोलकाता की सड़कों पर लाशें बिछी थी, कोलकाता की ऊपरी तबके के 10,000 लोगों के सामाजिक जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया था। नाच गाने और दावतों में विलासिता का प्रदर्शन हो रहा था
और जीवन उल्लास से भरा हुआ था। यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जब कोलकाता की सड़कों पर लाशें बिछी हुई थी, यानी अकाल के चपेट में था बंगाल, तब जो है चारों तरफ सड़क पर लाशें बिछी हुई थी। वहीं दूसरी ओर जो विलासिता में डूबे हुए लोग नाच गाने और दावत में डूबे हुए थे। उनके उल्लास का कोई अंत नहीं था, उनकी खुशी का कोई अंत नहीं था, यानी कि भूखमरी का उनके ऊपर कोई असर दिखाई नहीं पड़ता था। वे अपनी खुशी, अपना आनंद मना रहे थे। दूसरी ओर चारों तरफ भूखमरी एवं हाहाकार मचा हुआ था। अक्सर कहा जाता है कि भारत अंतर विरोधों का देश है। कुछ लोग बहुत धनवान हैं और बहुत से लोग बहुत निर्धन हैं। यहाँ आधुनिकता भी है और मध्ययुगीनता भी। यहाँ शासक हैं और शासित हैं, ब्रिटिश और भारतीय हैं। ये अंतर्विरोध सन 1943 के उत्तरार्ध में अकाल के उन भयंकर दिनों में जैसे कलकत्ता शहर में दिखाई पड़े, वैसे पहले कभी नज़र नहीं आए। लेखक कह रहे हैं कि अक्सर ये अक्सर यानी कि प्रायः ये कहा जाता है कि भारत जो है अंतर्विरोधों का देश है। मतलब कि इसमें दो विरोधी तत्व एक साथ उभरते हैं, जैसे कि कुछ लोग बहुत धनवान हैं और कुछ लोग बहुत निर्धन हैं। यहाँ कुछ लोग जो है, यहाँ के निवासी जो है बहुत धनी हैं और कुछ अत्यंत दीनहीन। यहाँ आधुनिकता है और मध्य युगीनता, मतलब कुछ लोग जो है एकदम आधुनिक हैं और कुछ लोग मध्य युगों की परंपरा में लगे हुए, परंपरा से युक्त हैं। यहाँ शासक है, शासित भी। यहाँ एक वर्ग है जो शासक है, जो शासन कर रहा है, और दूसरा वर्ग है जो जिसके ऊपर शासन किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे दो वर्ग है, एक शासक है और दूसरा शासित है। ब्रिटिश और भारतीय है। ब्रिटिश जो है शासक वर्ग है और भारतीय जो है वे शासित वर्ग है। ये अंतर्विरोध सन 1943 के उत्तरार्ध में अकाल के उन भयंकर दिनों में जैसे कलकत्ता शहर में दिखाई पड़े, वैसे पहले कभी नज़र नहीं आए। लेखक बता रहे हैं ये जो अंतर्विरोध है, दो तरह की स्थितियां हैं। वे सन 1943 में कलकत्ता में जिस प्रकार दिखाई पड़े, वे मतलब दो तरह की स्थितियां जैसे कलकत्ता में दिखाई पड़ी सन 1943 के उत्तरार्ध में। उत्तरार्ध माने देखिए 100 साल की एक सदी होती है, जिसमें पूर्व 50 को पूर्वार्ध कहते हैं और बाद के 50 वर्ष को उत्तरार्ध कहते हैं। तो उत्तरार्ध में क्या हुआ था कि चारों तरफ अकाल की भयंकर स्थिति थी। कलकत्ता शहर में जिस प्रकार ये अकाल कलकत्ता शहर को जिस प्रकार से प्रभावित किया था, वैसे पहले कभी नज़र नहीं आए। उस तरह की स्थिति पहले कभी नज़र नहीं आई, दिखाई नहीं पड़ी। अकाल की गहरी वजह उस बुनियादी नीति में थी जो भारत को दिनों दिन गरीब बनाती जा रही थी। अकाल की जो नीति थी वह भारत की नींव को धीरे धीरे कमज़ोर करती जा रही थी, और जिसके कारण लाखों लोग भूखमरी का जीवन जी रहे थे। और इसका परिणाम यह था कि लाखों लोग भूखमरी का जीवन जी रहे थे, यानी वे भूखमरी के शिकार हो रहे थे। भारत में ब्रिटिश शासन पर बंगाल की भयंकर बर्बादी ने और उड़ीसा, मालाबार एवं दूसरे स्थानों पर पड़ने वाले अकाल ने आखिरी फैसला दे दिया। भारत में ब्रिटिश शासन पर बंगाल की भयंकर बर्बादी ने और उड़ीसा, मालाबार एवं दूसरे स्थानों पर पड़ने वाले अकाल ने आखिरी फैसला दे दिया। यहाँ ये बता रहे हैं कि ब्रिटिश शासन पर बंगाल की जो भयंकर बर्बादी थी, अकाल जो पड़ा था, उसके पश्चात उड़ीसा और मालाबार एवं दूसरे स्थानों पे अकाल का जो प्रभाव पड़ा था, उसने आखिरी फैसला ब्रिटिश शासन पर दे दिया। यानी ब्रिटिश शासन को देश से जाना है, इसका फैसला उस समय हो चुका था। पर
जब वे जाएंगे तो वे क्या छोड़ेंगे। 3 वर्ष पहले मृत्युशैया पर पड़े टैगोर के सामने यह चित्र उभरा था। कह रहे हैं कि जो बुद्धिजीवी वर्ग है ये सोचता था कि अगर अंग्रेज़ जाएंगे तो अपने पीछे वे क्या छोड़ के जाएंगे। 3 वर्ष तक पहले मृत्युशैया पर पड़े। 3 वर्ष पहले जब टैगोर मृत्युशैया पे पड़े थे, मतलब मरने के कगार पर थे, तो उस समय उनके दिमाग में, उनके मन में ये चित्र उभरा था। लेकिन वे कैसा भारत छोड़ेंगे, ये प्रश्न था, ये उनके मन में उभरा था कि वे अंग्रेज़ तो जाएंगे पर वे अपने पीछे कैसा भारत छोड़ के जाएंगे, माने उसका कौन सा रूप वो छोड़ के जाएंगे। कितनी नग्न दुर्गति, कितनी भारत की कितनी दुर्गति वे करके जाएंगे। अंत में उनके सदियों पुराने प्रशासन की धारा सूख जाएगी तो वे अपने पीछे कितनी कीचड़ और कचरा छोड़ेंगे। यहाँ जैसे एक नदी का उदाहरण, नदी के रूप में उन्होंने तुलना की है कि जब नदी में पानी होता है तो अपने साथ वो कितनी धाराएं जल प्रवाहित करके ले जाता है, परंतु जब धारा सूख जाती है तो क्या होता है, उसमें पानी की कमी हो जाती है। तो क्या होता है कि नदियाँ जो है अपने पीछे बहुत सारी कीचड़ और बहुत सारे कचरे छोड़ जाती है, कूड़े को छोड़ जाती है। तो उसकी तुलना जो है उन्होंने ब्रिटिश सरकार से की कि ब्रिटिश सरकार की जो सदियों पुराना शासन था, इतने दिन पुराना जो उनका प्रशासन था, वो प्रशासन जब समाप्त हो जाएगा तो अपने पीछे वे किस तरह के कूड़े कचरे छोड़कर जाएंगे, यानी कितनी बदहाली में देश को छोड़ करके वे जाएंगे। अकाल और युद्ध के बावजूद प्रकृति अपना कायाकल्प करती है और कल के लड़ाई के मैदान को आज फूलों और हरी घास से ढक देती है। यहाँ नेहरू जी ये बताते हैं कि अकाल और युद्ध के बावजूद देश में यदि अकाल पड़ा है, यदि देश में युद्ध हुआ हो, उसके बावजूद प्रकृति अपना छाप छोड़ना नहीं भूलती। प्रकृति में परिवर्तन आता है तो उसका रूप पूरी तरह से बदल जाता है। कायाकल्प का अर्थ है रूप बदल देना, ठीक है, कि प्रकृति में जब बदलाव आता है तो वह पूरे जगह का, वो प्रकृति का रूप बदल देती है। समय के साथ साथ प्रकृति अपना रूप बदल देती है, अपना कायाकल्प कर देती है। जैसे आज पतझड़ है तो कल उसमें वसंत आ जाएगा, नए पत्ते निकलेंगे, फूल निकलेंगे, फल निकलेंगे। तो इस तरह से प्रकृति अपना कायाकल्प कर लेती है। और उसी के अनुरूप जहाँ पे जो आज लड़ाई का मैदान है, कल वहाँ पे हरी घास और फूलों से युक्त वो स्थान हो जाएगा। मनुष्य के पास स्मृति का विलक्षण गुण है और सबसे ज़्यादा ये बात है कि मनुष्य के पास एक अनोखी शक्ति है, एक अनोखा गुण है। वह गुण है स्मृति का। स्मृति यानी यादगार, या अपने याद के भरोसे वह कहानियों और यादों को निर्मित करता है और अतीत में बसता है और कभी कभी उन यादों को वो याद करता है, उन पुराने दिनों की स्मृतियों में डूब जाता है और इस प्रकार वह अतीत में निवास करता है। यह वर्तमान इससे पहले कि उसे अपना बोध हो अतीत में खिसक जाता है। और ये जो वर्तमान है, जो आज का बदला हुआ रूप है वर्तमान का, वह रूप जो है वह जब स्मृति में पुराने दिनों को याद करता है तो वह कल में बदल जाता है, अतीत में जाकर पूरी तरह से डूब जाता है। यह वर्तमान इससे पहले कि उसे अपना बोध हो अतीत में खिसक जाता है। आज जो बीते हुए कल की संतान है, खुद अपनी जगह अपनी संतान आने वाले कल को दे जाता है। ये यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जो आज जो नई पीढ़ी है, आज जो बीते हुए कल की संतान है, बीते हुए कल की संतान है, यानी जो हमारे पूर्व
पूर्वज हैं, यानी कि बीते हुए कल की जैसे कि किसी के पिता, किसी के दादा, तो ये जो बीते हुए कल की संतान हैं, खुद अपनी जगह अपनी संतान आने वाले कल को दे जाता है। आने वाले कल को जो उसकी संतान होगी उसको अब विरासत में सब कुछ दे के जाता है। कमज़ोर आत्मा वाले समर्पण कर देते हैं और वे हटा दिए जाते हैं, लेकिन बाकी लोग मशाल को आगे ले चलते हैं और आने वाले कल के मार्गदर्शकों को सौंप देते हैं। और ये परंपरा सदियों से चलती चली आ रही है। जो व्यक्ति कमज़ोर होता है उसे वह जो है हटा दिया जाता है समाज के द्वारा। जो कमज़ोर आत्मा वाले हैं वो या तो अपना समर्पण कर देते हैं और लोगों के द्वारा, समाज के द्वारा वे हटा दिए जाते हैं। और बाकी जो मजबूत लोग हैं, मजबूत दिल के लोग हैं, मजबूत दृढ़ निश्चय वाले लोग हैं, वे जो है मशाल को लेके यानी नेतृत्व करते हैं, आगे चलते हैं और आने वाले कल के मार्ग में मार्गदर्शकों को सौंप देते हैं। और जो आने वाले कल के मार्गदर्शक हैं उनको वह मशाल सौंप देते हैं। ये पीढ़ियों से चलता चला आ रहा है और आगे भी इसी प्रकार चलता रहेगा। यानी जो संघर्ष है वह समाप्त नहीं होता, एक के बाद एक पीढ़ी दर पीढ़ी वह चलता रहता है। और जो पुरानी पीढ़ी है अपनी परंपरा को नए को सौंप देती है, नए फिर अगले को सौंप देती है, नई नई पीढ़ी सौंप देती है। इस प्रकार से जो है ये परंपरा चलती आ रही है। तो ये रहा पाठ। अब पाठ से संबंधित कुछ प्रश्नों पर हम लोग चर्चा करेंगे और उसके बाद जो है प्रश्नोत्तर लिखने का कार्य करेंगे। तो सबसे पहले अत्यंत संक्षिप्त वाले प्रश्न हम करते हैं कि पहला प्रश्न है, जनता अब सरकार के विरुद्ध कैसा प्रदर्शन कर रही थी? जनता अब सरकार के विरुद्ध कैसा प्रदर्शन कर रही थी? जनता जो है वो सरकार के विरुद्ध शांतिपूर्वक और हिंसात्मक दोनों प्रदर्शन कर रही थी। कुछ लोग इसमें जो है कुछ विश्वविद्यालय के छात्र और कॉलेज के छात्र शामिल हो गए थे। तो उनमें से कुछ जो है उग्र थे, जो छीन के अपने हक को लेना चाहते थे, वे हिंसात्मक हो गए थे। और कुछ जो है शांतिपूर्ण ढंग से विरोध कर रहे थे। यानी कि सभी को सरकार से असहमति थी, परंतु कुछ जो है असहयोग करके शांतिपूर्ण रूप से, शांतिपूर्ण ढंग से असहयोग कर रहे थे और कुछ हिंसक ढंग से असहयोग कर रहे थे। इसका प्रश्न 2 इस प्रकार है कि इस विद्रोह में पुलिस और सेना की गोलाबारी में मारे गए लोगों की संख्या लगभग कितनी थी? आपने जैसा कि पढ़ा पाठ में कि इसमें मारे गए लोगों और घायलों की संख्या में कई विचार लोगों के सामने आए हैं। लोगों के विचारों में वो अंतर है। तो सबसे पहले जो है आप को बताएं कि ये जो था इसमें कुछ लोगों ने कुछ आंकड़े दिए हैं, कुछ लोगों ने कुछ आंकड़े दिए हैं, कुछ लोगों ने बढ़ा चढ़ा कर कहा है, कुछ लोगों ने घटा कर कहा है और सरकारी आंकड़े कुछ और कहते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर है कि इसमें 1120 लोग मारे गए थे। 1120 लोग इसमें मारे गए थे। भारत में भयंकर अकाल कब पड़ा? भारत में भयंकर अकाल कब पड़ा? इस प्रश्न का उत्तर है कि भारत में भयंकर अकाल सन 1944 ईस्वी में पड़ा। भारत में भयंकर अकाल सन 1944 ईस्वी में पड़ा। ये थे पाठ के कुछ अति लघु प्रश्न। अब कुछ और प्रश्न, अन्य प्रश्न भी करवा रही हूँ। जैसे पहला प्रश्न है कि 1942 में नेताओं की गिरफ्तारी का जनता पर क्या प्रभाव पड़ा? 1942 में नेताओं की गिरफ्तारी पर जनता का क्या प्रभाव पड़ा? अब हम कुछ लघु प्रश्न पर चर्चा करेंगे। अभी तक आपने अति लघु प्रश्न जाना, अब लघु प्रश्न पर चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है 1942 में
नेताओं की गिरफ्तारी का जनता पर क्या प्रभाव पड़ा। 1942 में नेताओं की गिरफ्तारी का जनता पर क्या प्रभाव पड़ा। 1942 में राष्ट्रवादी नेताओं की गिरफ्तारी और गोलाबारी से देश की जनता त्रस्त होकर भड़क गई। 1942 के राष्ट्रवादी नेताओं की गिरफ्तारी और गोलाबारी से देश की जनता त्रस्त हो गई और वह भड़क गई। तब उन्होंने ब्रिटिश शासक के खिलाफ हिंसक और शांतिपूर्ण आंदोलन करना प्रारंभ कर दिया। तब उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ हिंसक और शांतिपूर्ण दोनों ढंग से आंदोलन करना शुरू कर दिया। उन्होंने तोड़ फोड़ करना भी शुरू कर दिया। अब अगला प्रश्न है कि सन 1942 में हुए जन आंदोलन की क्या विशेषता थी। सन 1942 में हुए जन आंदोलन की क्या विशेषता थी। इस प्रश्न का उत्तर यह है कि सन 1857 में के बाद 1942 का विद्रोह सबसे पहला बड़ा विद्रोह था। सन 1857 के बाद जो 1942 का विद्रोह था वो सबसे बड़ा विद्रोह था। इन आंदोलन की विशेषता यह थी कि इसमें युवा पीढ़ी ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस आंदोलन की विशेषता यह थी कि इसमें युवा पीढ़ी ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इसमें देश के सभी लोगों ने अंग्रेजी सरकार के प्रति अपना आक्रोश प्रकट किया। इसमें देश की सभी जनता ने अंग्रेजी सरकार के खिलाफ अपना आक्रोश प्रकट किया। इसलिए यह आंदोलन हिंसात्मक व शांतिपूर्ण दोनों था। इसलिए ये जो आंदोलन था इसे हम हिंसात्मक और शांतिपूर्ण दोनों कर सकते हैं। यानी कि कुछ लोगों ने इसका हिंसात्मक विरोध किया और कुछ लोगों ने इसका शांतिपूर्ण ढंग से विरोध किया। अब तीसरा प्रश्न है कि ब्रिटिश शासन काल के दौरान भारत में कहाँ कहाँ अकाल पड़ा। ब्रिटिश शासन काल के दौरान भारत में कहाँ कहाँ अकाल पड़ा। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान भारत में बंगाल और पूर्वी तथा दक्षिणी राज्यों में अकाल पड़ा। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में बंगाल और पूर्वी तथा दक्षिण राज्यों में अकाल पड़ा। अब हम कुछ विस्तृत प्रश्नों पर अब हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है कि अकाल की तस्वीर को देखकर भारतीय विद्वानों का क्या मत है। अकाल की तस्वीर को देखकर भारतीय विद्वानों का क्या मत है। भारत की तस्वीर जो प्रस्तुत करते हुए भारतीय विद्वानों का कहना है, जो अकाल की तस्वीर प्रस्तुत की गई उसके प्रति भारत के विद्वानों का कहना है कि जिस प्रकार अकाल और युद्ध के बाद भी प्रकृति अपना स्वरूप अवश्य बदलती है। उदाहरण के तौर पर युद्ध भूमि, युद्ध का जो मैदान है वह फूल और हरी घास से वह ढक लेती है। उसी प्रकार भारत ने कितने ही अत्याचार का सामना भले ही किया हो, लेकिन फिर भी उसको आने वाली सशक्त पीढ़ियों ने उसके स्वरूप को डूबने न दिया। उसने अपना वजूद कभी समाप्त नहीं किया। देश के लिए साहसी और सदैव मशाल लेकर यहाँ का नेतृत्व करते हुए आगे बढ़ते रहे और आने वाले पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शक का काम करते रहे। ठीक है, तो इसमें करें कि जैसे आने वाला कल जो है आने वाले कल में प्रकृति पूरी तरह से कायाकल्प कर लेती है, उसी तरह से युद्ध और विनाश के बाद धरती का रूप फिर से बदल जाता है और जो
धरती है वह जो है कभी अपने वजूद को कितना भी अत्याचार हो, कितना भी अत्याचार का सामना भले ही करना पड़ा हो, किंतु जो देश की सशक्त पीढ़ियां हैं वह कभी अपना रूप नष्ट होने नहीं देती, अपने वजूद को नष्ट होने नहीं देती। वे अपने वजूद को कायम रखती हैं, वे अपने वजूद को कभी समाप्त होने नहीं देती हैं। देश के लिए साहसी लोग सदैव मशाल लेकर आगे चलते हैं और नेतृत्व करते हैं, आगे बढ़ते हैं और देश की जो आने वाली पीढ़ियां इनके मार्गदर्शन में आगे बढ़ती है। ये है इस प्रश्न का उत्तर। अब कुछ और प्रश्न, जैसे कि इस प्रदर्शन को मूर्खतापूर्ण प्रदर्शन क्यों कहा गया? इस प्रदर्शन को मूर्खतापूर्ण प्रदर्शन क्यों कहा गया? जैसा कि हम लोगों ने पाठ के शुरुआत में ही पढ़ा कि यहाँ जो ये लोग, इन लोगों ने सरकार का विरोध किया, वो योजनाबद्ध ढंग से न होने के कारण उनका वह जो संघर्ष था, उनका वह जो विद्रोह था, कामयाब नहीं हो पाया। तो इसी कारण उनका ये प्रदर्शन मूर्खतापूर्ण माना गया। अब इसका उत्तर इस प्रकार है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। ये प्रदर्शन मूर्खतापूर्ण इसलिए कहा गया क्योंकि यह योजनाबद्ध तरीके से प्रदर्शन नहीं किया गया था। इसे जो है मूर्खतापूर्ण प्रदर्शन इसलिए कहा गया क्योंकि ये योजनाबद्ध ढंग से नहीं किया गया था। एक तरफ करोड़ों जनता थी और जबकि दूसरी तरफ हथियारबंद सैनिक थे। अंग्रेज़ों के पास अत्याधुनिक हथियार थे, साथ सैन्य शक्ति थी, और जबकि हमारे पास उसके तुलना में कुछ भी नहीं था और योजना भी नहीं बनाई गई थी। इसीलिए ये जो प्रदर्शन है इसे मूर्खतापूर्ण कहा गया है। यदि आंदोलन सोच समझकर किया जाता तो इसके परिणाम बहुत अच्छे हो सकते थे। लेखक का कहना है कि यदि जो आंदोलन था उसे सोच समझकर योजनाबद्ध ढंग से किया जाता तो निश्चित रूप से हमारे पास मतलब इसके परिणाम कुछ अलग ही होते और शायद ये हमारे पक्ष में भी होता। अब अगला प्रश्न है कि 1942 के जन आंदोलन का अंग्रेजी सरकार पर क्या प्रभाव पड़ा? 1942 के जन आंदोलन का अंग्रेजी सरकार पर क्या प्रभाव पड़ा? इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है कि 1942 के जन आंदोलन के परिणाम स्वरूप जनता ने अंग्रेजी सरकार के विरोध, घृणा, आक्रोश और देश के प्रति राष्ट्र प्रेम की भावना का विकास हुआ। जो 1942 में जन आंदोलन हुआ उसके परिणाम स्वरूप जनता के मन में अंग्रेजी सरकार के प्रति घृणा, नफरत और आक्रोश पैदा हुआ और देश के प्रति उनके मन में राष्ट्र प्रेम की भावना का विकास हुआ। इस प्रदर्शन के परिणाम स्वरूप अनेक शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों पर अंग्रेज़ों का अधिकार समाप्त हो गया। इस प्रदर्शन के परिणाम स्वरूप इस प्रदर्शन का परिणाम यह हुआ कि भारत के बहुत से शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में अंग्रेज़ों का जो शासन था वह अधिकांश उनका शासन था, उनका जो अधिकार था वह समाप्त हो गया। अब इन पर पुनः अधिकार करने में अंग्रेज़ों को हफ्तों लग गए। अब ये जो इनका अधिकार समाप्त हो गया था, इस पर पुनः शासन करने के लिए, पुनः अधिकार प्राप्त करने के लिए इनका बहुत समय लग गया। उनको हफ्तों मेहनत करनी पड़ी। हफ्तों के बाद उनको इस पर अधिकार मिला। ये कहते हैं कि इसमें बिहार, बंगाल का मेदिनीपुर जिला तथा संयुक्त प्रांत यूपी का बलिया जिला था। ये जिस जगह पे अंग्रेज़ों का शासन समाप्त हो गया इस आंदोलन के पश्चात, वह स्थान था बिहार, बंगाल का मेदिनीपुर जिला और संयुक्त प्रांत का बलिया जिला आदि, जिसे दोबारा अंग्रेज़ों को इस अधिकार करने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ा।
दोबारा उस पर अधिकार करने के लिए अंग्रेज़ों को बहुत मेहनत करनी पड़ी। तो इस प्रकार ये स्पष्ट होता है कि 1942 का जो आंदोलन था वह उसके परिणाम हमारी जनता के पक्ष में थे, भारत की जनता के पक्ष में थे, यानी कि ब्रिटिश सरकार की नींव को उसने हिलाकर रख दिया। वे भी बाध्य हो गए कि ये सोचने के लिए कि अब भारत की जनता उनका समर्थन नहीं करेगी, उनके शासन में नहीं रहेगी। धन्यवाद। अब शेष अंश अगली कक्षा में पढ़ेंगे।